हेलो स्टूडेंट। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस तो दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये अंडरलाइन है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो सपोज करिए ये एक पार्टिकल है जिसमें फोर्स लगा हुआ है F1 वेक्टर, इस पे फोर्स लगा हुआ है F2 वेक्टर, इस पे फोर्स लगा हुआ है F3 वेक्टर, इस पे फोर्स लगा हुआ है F4 वेक्टर। मतलब कितना भी फोर्स लग सकता है। तो कोई पूछे इस पार्टिकल पे नेट कितना फोर्स लग रहा है, आप क्या करोगे? वेक्टर सम कर देना। तो इस पार्टिकल पे जो नेट फोर्स लगेगा, दिस नेट फोर्स इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, ठीक है। तो इस पार्टिकल पे नेट फोर्स है, अगर इस नेट फोर्स की वैल्यू 0 आ जाती है, 0 अंडरलाइन है, तो हम कहते हैं कि पार्टिकल अंडर इक्विलिब्रियम है। ये पार्टिकल अंडर इक्विलिब्रियम है। तो किसी भी पार्टिकल का इक्विलिब्रियम की बात आएगी तो उस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल इज नेट फोर्स ऑन पार्टिकल मस्ट बी 0। तो इसका मतलब कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आप क्या लिखेंगे? कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज F net is 0। F net is 0 नेसेसरी कंडीशन है। और F net वेक्टर है, अच्छा इसमें I J K कैप तीनों होगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? इस F नोट को ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, F X I कैप F Y J कैप प्लस F Z K कैप इक्वल टू 0। अच्छा 0 तभी संभव है जब I का कोफिशिएंट, J का कोफिशिएंट, K का कोफिशिएंट सब साइमल्टेनियस 0 हो जाए। मतलब F X, F Y और F Z अगर साइमल्टेनियस 0 होते हैं तभी जाके नेट फोर्स क्या आएगा? 0 आएगा। ये तो पढ़ो ना, 0 वेक्टर की खासियत होती है। 0 वेक्टर की खासियत होती है I कोफिशिएंट भी 0, J कोफिशिएंट भी 0, K कोफिशिएंट भी 0। मतलब अगर F net 0 है तो तभी पॉसिबल है जब F X, F Y और F Z 0 होना चाहिए। ये स्केलर की तरह से, ये वेक्टर की तरह से। एक और चीज़, कोई चीज़ अगर इक्विलिब्रियम पे है इसका मतलब कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं, हर डायरेक्शन नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक्सेलरेशन 0 होना। फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। फोर्स 0 है इट्स मीन्स एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 है इट मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट है। दिस मीन्स वेलोसिटी वेक्टर, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, दिस मीन्स वेलोसिटी वेक्टर क्या है? कांस्टेंट है। F X, F Y, F Z 0। मैं रिपीट कर रहा हूँ, और यही नहीं, इसको भी आप लिख सकते हैं, इन एनी डायरेक्शन नेट फोर्स विल बी 0। इन एनी डायरेक्शन F net विल बी 0। एक इंपॉर्टेंट लाइन है, आप ध्यान रखना। कॉपी पे आपको क्या नोट करना है? अलग से याद करने के लिए आप इसको नोट कर लेंगे, दिस वन इज, इसको भी नोट कर लीजिए। एक पार्टिकल पे आप 4 फोर्स दिखाएंगे, F net ऐसे दिखाना, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम F net is 0, दिस मीन्स एक्सेलरेशन विल बी 0, वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, या F X, F Y, F Z 0, या एनी डायरेक्शन में फोर्स 0। इसमें से कुछ भी लगा दो, सब सही। तो एक बात आप समझ गए कि अगर एक पार्टिकल रुका हुआ है, स्टेशनरी है, तो वेलोसिटी 0 है, लगातार 0 है, दिस मीन्स वो इक्विलिब्रियम पे है। और एक पार्टिकल अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तभी भी इक्विलिब्रियम पे है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। एक्चुअल में ना 2 तरह का इक्विलिब्रियम की बात होती है। एक होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक होती है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी भी 0 हो, और डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी 0 ना हो। मतलब ना आप इक्विलिब्रियम को 2 पार्ट में बांट सकते हैं ऐसे, इक्विलिब्रियम तो 2 पार्ट में। अच्छा इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, इसका कंडीशन क्या है?
इसका कंडीशन है एफ नेट का 0 होना या एक्सेलरेशन का 0 होना, इसका कंडीशन है। और इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में एफ नेट 0 होने के साथ साथ वेलोसिटी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और इसमें क्या है कि एफ नेट तो 0 होना ही चाहिए बट वेलोसिटी नॉट 0। दिस इज, आप इसे भी अलग से कॉपी कर लें। तो आप समझ गए होंगे कि स्टैटिक का मतलब क्या है, जो आपकी आंखों के सामने रुका हुआ नजर आता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे है, लगातार रुका हुआ है, मतलब नेट फोर्स हमेशा उस पर 0 है। और डायनामिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि नेट फोर्स 0 है ये, बट वो भाग रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। गुड, इस पे आते हैं, हम लोग इसकी स्टडी करेंगे। लास्ट बार इस लाइन का मैं आपसे बोल दूं कि जब भी कोई आपसे कहता है कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे है तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए कि उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। फिर वो नेट फोर्स किसी भी डायरेक्शन में 0 होना चाहिए, चाहे वो एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, हर डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, हर डायरेक्शन में। मतलब इक्विलिब्रियम पे तो इधर भी 0 नेट फोर्स, इधर भी, इधर भी, इधर भी, एनी डायरेक्शन जो तुम एज्यूम कर सकते हो उधर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। एक एक लाइन फैक्ट बोल रहा हूँ तो याद रखना, ये नहीं अरे क्यों नहीं मैं रुका हुआ हूँ तो हर तरफ फोर्स 0 है, अरे इससे डायरेक्शन में आ जाएगा फोर्स, में भागने नहीं लगूंगा, भागे नहीं रहो। दिस मीन्स फोर्स इन ऑल डायरेक्शन इज 0। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चनों से आपको समझाता हूँ। तो इसमें लिखना इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम कैसे करते हैं, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम कैसे डील करते हैं। देखो स्टेप्स टू हैंडल इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। फर्स्ट, मेक ए BD ऑफ ब्लॉक या पार्टिकल। फर्स्ट, मेक ए BD ऑफ ब्लॉक या पार्टिकल। सेकेंड, ड्रॉ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस एंड राइट fx बराबर 0, कामा fy बराबर 0, कामा fz बराबर 0 ऑन ब्लॉक। थर्ड, फ्रॉम सेकेंड लाइन वी फाइंड 3 इक्वेशन, one from fx, one from fy and one from fz. Solve these 3 simultaneous equation to find your answer. बस यही 3 पॉइंट्स। चौथा पॉइंट लिख लो। 3 पॉइंट्स आंसर आ जाता है, अब हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा है बट आ ही जाएगा, अब लिखो फोर्थ लाइन। फोर्थ लाइन में लिखो टू मेक कैलकुलेशन ईजी वी कैन एज्यूम एनी अदर डायरेक्शन इन विच वी मेक नेट फोर्स 0। मतलब कि कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए तुम एक्स वाई जेड के अलावा भी कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर सकते हो और उधर नेट फोर्स 0 कर सकते हो सकता है कि उधर नेट फोर्स 0 करने पे कैलकुलेशन ईजी हो जाए, मैं कभी आपको दिखाऊंगा। ऊपर की 3 लाइनें इंपॉर्टेंट है, जब कुछ नहीं समझना चलो यार हम वही 3 करेंगे, देखा जाएगा, आंसर आएगा ही आएगा। और चौथी लाइन इसलिए बताया कि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराता जाऊंगा तुम फेमिलियर होते जाओगे, अरे यार हाँ ये भी कर सकते हैं, तो उससे हो जाएगा। पांचवी लाइन और ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी कैलकुलेशन ईजी का ही तरीका है। इफ ओनली 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, अंडरलाइन है ओनली 3 फोर्सेस, इफ ओनली 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एंड पार्टिकल इज अंडर इक्विलिब्रियम then to make calculation easy we use Lamy theorem, Lamy's theorem। we use Lamy's theorem। याद हो तुमने पहले कभी सुना होगा इसका नाम, Lamy's theorem? नहीं सुना है, कब आती हम सुना देंगे, ठीक। अभी तो सुनो, Lamy's नाम है किसी का, याद रखो नाम होता है Lamy's theorem। अब बताता हूँ इसके बाद, ठीक है। तो देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेंशन इन फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस स्ट्रिंग। ये अंडरलाइन है, फ्रिक्शनलेस
एंड मासलेस स्ट्रिंग। तो देखिए, तो कोई भी रस्सी ले लो, कितनी बड़ी भी रस्सी हो, कोई भी बड़ी रस्सी हो, इतनी बड़ी रस्सी ले लो, बट ये स्ट्रिंग मासलेस है। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है कि स्ट्रिंग मासलेस हो, बट आइडियली हम लोग एज्यूम करते हैं कि रस्सी क्या है, मासलेस है। अब इसलिए था कि बाकी क्वेश्चन कर सके, और ये क्वेश्चन में मेंशन होगा स्ट्रिंग आर मासलेस या फ्रिक्शनलेस, और नहीं मेंशन है तो डिफ़ॉल्ट केस का मतलब क्या मानेंगे कि वो मासलेस और फ्रिक्शनलेस है। रिपीट कर रहा हूँ, आइदर क्वेश्चन में मेंशन होगा कि स्ट्रिंग मासलेस है या फ्रिक्शनलेस है एंड फ्रिक्शनलेस है, और अगर वो मेंशन नहीं है तो डिफ़ॉल्ट केस का मतलब भी यही है। जैसे जेईई मेंस का क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन होता है, तो जो सिंगल करेक्ट आंसर्स होते हैं उसमें हो सकता है कि कभी कोई मेंशन ना करे, तो आप डिफ़ॉल्ट केस एज्यूम करिएगा कि स्ट्रिंग आर मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। ओके, देखिए ये रस्सी मान लीजिए बहुत बड़ी है। अगर मैं कहूँ कि मान लो यहाँ का टेंशन T1 है और यहाँ का टेंशन T2 है, एक वीडियो बनाते समय ना टेंशन आगे दिखाएंगे, देखो कैसे डॉटेड से घेर, तो अभी समझ में आएगा। डॉटेड से इस पार्ट को घेरो, क्योंकि आपने इसी पार्ट की तो वीडियो बनाई है, घेर दो, तो टेंशन हमेशा आगे दिखाते हैं। दिखा दिया टेंशन को। अब देखिए, इस पर लिखिए F बराबर M है, F नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो T2 माइनस T1 नेट फोर्स होगा, T2 माइनस T1 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। सपोज करिए इस रस्सी के पास कुछ एक्सेलरेशन है, मतलब रस्सी आगे को इधर जा रही है, तो T2 माइनस T1 बराबर M इंटू ए। बट मैं तो पूछ रहा हूँ मासलेस स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग, ये तो जीरो अप्रोच करेगा, तो अगर मास जीरो अप्रोच करेगा और ए तो जीरो नहीं है, तो जीरो इंटू ए आ गया जीरो। इसका मतलब T2 माइनस T1 जो आएगा ये अप्रोक्सीमेट जीरो आएगा। इसका मतलब T2 और T1 आपस में क्या हो गया, इक्वल। इसका मतलब एक मासलेस स्ट्रिंग एक्सेलरेट करे या ना करे, एक्सेलरेशन जीरो होगा तभी मल्टीप्लाई होकर जीरो आएगा, और एक्सेलरेशन अगर जीरो नहीं है तो भी जीरो आएगा, क्योंकि मास जीरो है, m जीरो है, तो ये जीरो हो या ना हो मल्टीप्लिकेशन जीरो आएगा। तो T2 बराबर T1 आ गया। इसका मतलब ये है, ठीक है, कि एक मासलेस स्ट्रिंग एक्सेलरेट करे या ना करे, टेंसर हर पॉइंट पे सेम होगा। टेंशन यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, और बीच में आएगा तो वहाँ भी सेम आएगा। इतने ही पार्ट की बड़ी बना दो, तो इतने पार्ट की बड़ी बनाओगे तो डॉटेड से घेर दो, तो यहाँ का T1 दिखाओगे और यहाँ के टेंशन को T3 दिखा दो, T3। चूँकि नेट फोर्स जीरो है तो क्या लिखेंगे, T3 माइनस T1, T3 माइनस T1 बराबर M इंटू जीरो, और M जीरो है, आ गया फिर T3 बराबर T1। इसका मतलब कि एक स्ट्रिंग मासलेस है तो टेंशन हर जगह जीरो होगा, और फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, इसलिए कि ये तो सिंपल एग्जांपल है। कहीं भी फ्रिक्शन रहेगा ना, खींचोगे ना तो फ्रिक्शन हो सकता है पीछे को खींचे, तो फिर टेंशन चेंज होने लगेगा। इसका मतलब टेंशन को हर पॉइंट पे सेम होने का कंडीशन है, ठीक है, कि स्ट्रिंग या तो फ्रिक्शन लेस और मासलेस दोनों ही हो, ठीक है। फ्रिक्शन लेस वाला टर्म भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। पहले एक स्टेटमेंट नोट करो, स्टेटमेंट है इफ स्ट्रिंग, इफ अ स्ट्रिंग, और पे अंडरलाइन लगाना, इफ अ स्ट्रिंग is massless and frictionless, then tension at each point of string will be same whatever string is accelerated or not। ओके, मतलब मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रिंग एक्सेलरेट करे या ना करे, मासलेस और फ्रिक्शनलेस स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन सेम होता है, ऑलवेज ट्रू है। आपको क्या करना है, याद करना है। ओके, चलिए एक और पॉइंट की बात करते हैं। मान लो इसी में अगर इस स्ट्रिंग के पास एक्सेलरेशन है, बट इसका मास जीरो नहीं है, सपोज करो मासलेस नहीं है, मास जीरो नहीं है, तो क्या लिखोगे, T2 माइनस T1 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर मास जीरो नहीं है, और ए नॉन जीरो वैल्यू है, तो ये तो नॉन जीरो आ गया ना। मान लो मास है 2 kg और एक्सेलरेशन है 2, तो 2 इंटू 2 4 आ गया। इसका मतलब T2 T1 से ज़्यादा है, तभी तो T2 माइनस T1 4 आया है। इसका मतलब एक स्ट्रिंग जिसके अंदर मास हो और वो अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो टेंशन हर पॉइंट पे सेम नहीं होगा, वो बदल जाएगा। इसमें तो बदल ही रहा है, एटलीस्ट
सेम तो नहीं कह सकते कि नहीं हर हाल में सेम होगा, हर हाल में सेम होगा, ऐसा नहीं कह सकते। तो लिखो तो स्टेटमेंट, स्ट्रिंग हैविंग मास is in accelerated motion, string having mass is in accelerated motion, tension at each point of string not equal, not equal। लिख लिया। अगर स्ट्रिंग में मास है और वो एक्सेलरेट कर रहा है तो टेंशन हर पॉइंट पे सेम नहीं होगा। अगली लाइन, मान लो एक्सेलरेशन जीरो हो जाता, एक रस्सी है बड़ी सी लेकिन उसमें मास है बट एक्सेलरेशन जीरो है, तो कैसे हो सकता है जीरो? एक रस्सी लो, एक आदमी इधर खींच रहा है इधर खींच रहा है, दोनों बराबर फोर्स से खींच रहे हैं, तो क्या रस्सी भागेगी ना? रस्सी वहीं रहेगी, एक्सेलरेशन जीरो है। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है और मास जीरो नहीं है तो क्या लिखोगे? T2 - T1 बराबर m × a। ठीक है, मास नहीं जीरो है बट ये तो जीरो हो गया ना, तो वैल्यू क्या आ गई? जीरो। इसका मतलब T1 बराबर T2 आ गया। इसका मतलब एक रस्सी ऐसी है जिसके अंदर मास है बट उसका एक्सेलरेशन जीरो है, तभी भी टेंशन हर जगह इक्वल होगा। देखिए स्टेटमेंट, इफ स्ट्रिंग हैज मास एंड फ्रिक्शनलेस इज इन रेस्ट और its acceleration is zero, then tension at each point of string will be equal। मतलब मैंने बताया कि एक रस्सी जिसके अंदर मास हो वो रेस्ट में हो या उसका एक्सेलरेशन जीरो हो तो उसके हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा अगर वो फ्रिक्शनलेस है तो। अब फ्रिक्शनलेस नहीं है तो देखा जाएगा, लेकिन फ्रिक्शनलेस है तो जीरो होगा। बस इतनी पॉइंट याद करना था। रिपीट कर रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होना। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था कि स्ट्रिंग मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, तो एक्सेलरेट हो या ना हो टेंशन हर जगह सेम होगा। दूसरा पॉइंट बताया था कि स्ट्रिंग में अगर मास है और स्ट्रिंग एक्सेलरेट हो रहा है तो टेंशन हर पॉइंट पे इक्वल नहीं होगा। तीसरा पॉइंट मैंने बताया था कि स्ट्रिंग में मास हो, ठीक है, बट एक्सेलरेशन जीरो हो तो टेंशन हर पॉइंट पे सेम होगा। ओके, चलिए कुछ डायग्राम बनाता हूँ, क्वेश्चन करते हैं। जैसे कुछ डायग्राम बना रहा हूँ, मान लो ऐसा होता, ये कोई बॉक्स है, यहाँ से एक स्ट्रिंग आती है ऐसे, ये पुली के ऊपर से रैप होकर ऐसे जाती है, एक और पुली लगा दिया और स्ट्रिंग यही रैप होके ऐसे आ रही है, फिर यहाँ पुली लगा दिया, ऊपर से फिक्स कर दिया, बीच के सेंटर को रस्सी से फिक्स कर दिया और इस रस्सी पे यहाँ तक जाने दिया, फिर यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया, इसके पुली के सेंटर को एक ब्लॉक से बांध दिया। ऐसा डायग्राम बना दिया। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे एक रस्सी कहाँ तक है। ये जो रस्सी है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रस्सी देखो, ये रस्सी ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, रैप होते हुए 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 यहाँ तक गई। मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक की रस्सी एक ही है और हम बात कर रहे हैं फ्रिक्शनलेस और मासलेस स्ट्रिंग की। और लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में तो हर जगह फ्रिक्शनलेस और मासलेस स्ट्रिंग हो गई। तो रस्सी जैसे आ रही है ऐसे 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 यहाँ तक जा रही है। देखिए मैंने कहा था कि अगर स्ट्रिंग फ्रिक्शनलेस और मासलेस है तो उसके हर पॉइंट पे टेंशन क्या होगा? इक्वल होगा। इसका मतलब कि इसके हर पॉइंट पे टेंशन इक्वल होगा, हर पॉइंट पे टेंशन इक्वल होगा। तो फिर पूछे कि यहाँ पे टेंशन कितना है? अगर ये T1 है तो T1 यहाँ से यहाँ तक आएगा। फिर कोई पूछे इस पुली की एवडी बनाइए तो टेंशन T1 भी आप ऐसे ही दिखाएंगे, यहाँ पे टेंशन T1 भी आप ऐसे ही दिखाएंगे। ये टेंशन हर जगह क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि रस्सी एक ही है। और मैं अभी इसे दिखा रहा हूँ, पुली की वीडियो बनाने का मन कर दिया था तो पुली पे दिखाना था तो फोर्स अभी दिखाओगे ना, टेंशन का, टेंशन अवे। फिर यहाँ से यहाँ तक आओ, इसकी एबीडी बनाने का मन करेगा तो टेंशन T1 ऐसे दिखाओगे। क्यों? क्योंकि रस्सी अभी भी एक ही है। फिर इसकी एबीडी बनाओगे तो यहाँ पे टेंशन T1 ही दिखाओगे, क्योंकि रस्सी एक ही है। लेकिन ये रस्सी और ये रस्सी अलग अलग है, ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग अलग अलग है। अगर ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग अलग अलग है तो यहाँ का टेंशन आप अलग दिखाओगे। लेट्स दिस इज T2,
रस्सी बदल गई, टेंशन बदल गया। फिर ये स्ट्रिंग ऐसे रैप हुई है कोई पीछे इस पुली के बड़ी, तो यहाँ का टेंशन T1, यहाँ टेंशन T1, क्योंकि रस्सी एक ही है, लेकिन ये रस्सी अलग है तो टेंशन T3 लिख लो। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये रस्सी वही है तो टेंशन T1, इसका वेट mg डाउनवर्ड होता है ना, mg लिखा दो। मान लो मास m1 है, m1g लिखा दिया। सिमिलरली ये T2 है, अगर कोई पीछे इस ब्लॉक की बड़ी बनाओ तो तुम T2 किधर लिखाओगे, ऊपर। ये T2 इस पुली पे है, अब ये वाला उस पे होता है जिस पे वो बनाया गया होता है। अब T2 इस वाले ब्लॉक की बड़ी है, इसका मास m2 है, m2g नीचे लिखाओगे। अच्छा राइट। तो ये फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एक ही स्ट्रिंग है तो हर जगह टेंशन सेम रहेगा, एक ही स्ट्रिंग है तो हर जगह टेंशन सेम रहेगा, उसको चेंज नहीं करेंगे। रिपीट कर रहा हूँ, फ्रिक्शनलेस मासलेस स्ट्रिंग अगर पड़ी हुई है तो टेंशन हर जगह सेम दिखाएंगे, टेंशन हर जगह सेम दिखाएंगे। गॉट इट? टेंशन हर जगह सेम दिखाएंगे। ओके और जैसे ही स्ट्रिंग चेंज होगी टेंशन चेंज कर देना। और एबीडी जब बनाओगे तो जिस ब्लॉक की बनाओगे उस पर टेंशन अभी दिखाएंगे। फिनिश। स्ट्रिंग जब तक सेम रहेगी टेंशन हर जगह सेम होगा। बहुत बड़ी लाइन बोल रहा हूँ, स्ट्रिंग जब तक सेम रहेगी टेंशन हर जगह सेम रहेगा। गॉट इट? और स्ट्रिंग जैसे बदलेगी टेंशन चेंज कर देना। ओके तो फिर दूसरे एग्जांपल में भी यही दिखाऊंगा, तो फायदा है क्या उसको दिखाने का, मान लो। ठीक है, वो क्वेश्चन के थ्रू और समझा दूंगा। अगली हेडिंग, तो अगली हेडिंग है मासलेस पुली। मासलेस पुली, मासलेस पुली। हेडिंग क्या है? मासलेस पुली। पुली मासलेस है, मतलब उसके अंदर मास नहीं है। तो प्रैक्टिकली तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास पुली मासलेस हो, बट आइडियली हम लोग मानते हैं कि जिसका मास बहुत ही कम हो जाए उसको मासलेस बोल देते हैं कंपेयर टू अदर। तो लॉज ऑफ मोशन के अंदर इन जनरल पुली को मासलेस दिया जाएगा। नहीं दिया गया हो, जब तक लिखेगा नहीं कि पुली में मास है, तब तक क्या मानोगे? मासलेस। दिस इज डिफॉल्ट। रिपीट करो, अनलेस अंटिल ये लिख न दे कि पुली में मास है, आप उसे क्या मानेंगे? मासलेस। अंडरलाइन, अनलेस अंटिल पुली में लिखे नहीं कि पुली में मास है, आप उसे क्या मानेंगे? मासलेस। गॉट इट? ओके तो एक एग्जाम्पल फिर समझाऊं। देखिए, मान लो ये पुली है, ठीक है, इसका मास 0 है। अगर मान लो एक रस्सी ऐसे रैप हो, ये वाला पुली दिखा रहा हूँ, रस्सी ऊपर को रैप है ऐसे, यहाँ का टेंशन T1 है, यहाँ का भी टेंशन T1 है, और ये जो टेंशन है वो T2 है। दिखा दो। सपोज करो ये पुली नीचे को जा रहा था एक्सेलरेशन A से। मैं कह रहा हूँ कि जो पुली है वो नीचे को जा रहा है एक्सेलरेशन A से, एक्सेलरेशन A से। तो इस पे नेट फोर्स क्या दिखाएंगे? भाई नीचे को जा रहा है, मतलब इस फोर्स में से ये फोर्स ज़्यादा होगा। जब ये फोर्स इससे ज़्यादा होगा दोनों से, तभी तो नीचे को जाएगा। मैं यहाँ खड़ा हूँ, इधर से कोई फोर्स लगाया, हाँ कोई इधर से लगाया, लेकिन ये फोर्स ज़्यादा आ जाए तो मैं आ गया हूँ। और क्या? तो अगर ये T2 अगर इससे ज़्यादा है तो ये नीचे को जाएगा। तो इस पर S बराबर में कैसे लिखोगे? T2 माइनस T1 तो 2T1 ऊपर को बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। बट मासलेस पुली है, मतलब m0 है। इसका मतलब कि T2 माइनस 2T1 बराबर क्या आ गया? 0। और क्या यही F नेट है? इस पुली पर नेट फोर्स T2 माइनस 2T1 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 0। इसका मतलब ये हो गया कि F नेट की वैल्यू कितनी आ गई? 0। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई पुली मासलेस है तो पुली एक्सेलरेट करे या न करे। मान लो ये 0 भी हो जाए तभी भी 0 इंटू 0 0 ही आएगा, और अगर 0 नहीं हो तभी भी मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो 0 ही आएगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 हो या ना 0 हो, मतलब पुली एक्सेलरेट करे या ना करे, मासलेस पुली पे नेट फोर्स हमेशा 0 हो। मासलेस पुली पे नेट फोर्स हमेशा 0 होगा। राइट डाउन स्टेटमेंट, पूरी लाइन अंडर लाइन होगी। एट मासलेस पुली नेट फोर्स इज ऑलवेज 0। एट मासलेस पुली नेट फोर्स इज ऑलवेज 0।
डिफ़ॉल्ट केस में सारी पुली को लोग मासलेस मान के चलेंगे। तो अगर ये पुली मासलेस है, इस पे ये बना, तो इससे क्या आ गया, T2 इक्वल्स टू 2T1 आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर ये T1 है, ये T1 ये T2 है, तो ऊपर को 2T1 है, तो नीचे को भी 2T1 होना चाहिए ना, तभी तो नेट 4 0 होगा। तो T2 आ गया 2T1। देखिए, तो अब इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन करते समय इतना थोड़ी करना है। अब हम लोग कुछ डायग्राम को पकड़ लेंगे, उसको ध्यान रखेंगे। जैसे आप ना अलग से इसको बना लीजिएगा ऐसे, ए पार्ट अगर कहीं भी ऐसा बना हुआ है, बाद में तो लगेगा कि अरे यार ये इसमें कुछ नहीं है, ये T1 है, ये T1 है, T1। तो कोई पूछे इस रस्सी में कितना टेंशन, तो 2T1 दिखाना। ये T1 है, ये T1, कोई पूछे इसमें 2T1। या सिमिलरली ऐसे पुली है, कोई कहे कि सर यहाँ टेंशन T है, एक रस्सी यहाँ पे है, एक रस्सी यहाँ पे, ये रस्सी एक ही है, एग्जैक्ट एकदम सेम रस्सी है, तो यहाँ का टेंशन बताइए। तो ये T/2 और ये T/2 एक ही बात है, T/2/2 2T बनेगा, बराबर आ गया। ये ए पार्ट आ गया, इसका बी पार्ट का जो डायग्राम है आपको ध्यान रखना है। अच्छा, तो इससे यहाँ समझ सकते हैं, देखो कैसे, ये T1 तो क्या हो गया 2T1, ये भी 2T1। अच्छा, ये T1, तो इस पर जो T3 आ रहा है, ये मासलेस है ना, तो T3 क्या होगा 2T1। तो T3 की जगह पे 2T1 लिख सकते थे, T2 की जगह पे 2T1 लिख सकते थे, और ये T1 यहाँ से आता है। तो हो गया टेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जब आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कहेगा कि इसमें टेंशन डिस्ट्रीब्यूट करिए, तो ये T2 वगैरह नहीं दिखाना है, ये नहीं दिखाना है, आपको ऐसे दिखाना था, बताता हूँ कैसे। ऐसे T1, अच्छा 2T1, ये भी 2T1, अच्छा T1, अच्छा ये 2T1, एम जी, गुड, बन गया सब कुछ T1 के टर्म में आ गया। वेरिएबल कम होगा, वेरिएबल कम होना भी चाहिए ताकि क्वेश्चन को आसानी से डील किया जा सके। गॉट इट, ओके। चलिए, एक तो मैंने ये बनाया, दूसरा टाइप कुछ अच्छे क्वेश्चन में दिखेगा, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ठीक है। देखो ऐसे है, मान लो एक इस तरीके से रस्सी आती, ये रस्सी एक ही है, और ये रस्सी ऐसे होके ऊपर की ओर जाती, एक पुली यहाँ पे आती, इसके ऊपर को बढ़ा रहा हूँ इस तरीके से, अब फिर यहाँ से एक रस्सी मैंने ऐसे दिखा दिया। रिपीट कर रहा हूँ, ये जो रस्सी आ रही है, कल्पना करो, ये रस्सी, ये रस्सी, ये रस्सी, ये रस्सी, ये रस्सी, ये एक ही है, ये रस्सी दूसरी है, ये रस्सी तीसरी है, तीसरी। गुड, देखिए। अब अगर कोई पूछे कि इस पुली की एबीडी पे टेंशन को रिप्रेजेंट करो, तो कैसे दिखाओगे? सुनना, यहाँ का टेंशन T1 मान लिया, T1 T2 कुछ भी मानो, बट एक ही मानोगे ना, T1। तो ये T1 ऐसे होकर यहाँ पे आएगा, दिस इज अगेन T1, ये T1 यहाँ पे आएगा, दिस इज अगेन T1। इस पुली की एबीडी बन रही है, तो ये T1 हो गया, ये T1 हो गया, ये T1 होगा, तीनों ऊपर को रहा ना, अब ये होता है हमेशा एबीडी में। तो कोई पूछे ये टेंशन, इट इज 3T1, क्यों? क्योंकि इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, नेट फोर्स 0, तो T1, तो 3T1 ऊपर, तो 3T1 नीचे, सिस्टम। अच्छा, ये T1, तो इस पुली के एबीडी में T1 नीचे की ओर, ये T1 नीचे की ओर। कोई पूछे ये टेंशन, तुम क्या दिखाओगे 2T1, क्यों? क्योंकि इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इस डायग्राम को आप क्या करना है, याद करना है। तो चलिए, कॉपी इट, इसे कॉपी करो। तो इसे और इसे आप कॉपी रखे रहेंगे करके, क्योंकि इसका यूज़ करेंगे। वीडियो को पॉज करो और उसके बाद कॉपी करो। गॉट इट? हाँ, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन डील करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम का। इसमें करें, एक ब्लॉक है 3 kg का, एक ब्लॉक है 2 kg का, ये स्ट्रिंग 1, ये स्ट्रिंग 2। ओके, तो चलिए क्वेश्चन पूछ रहा, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग 1 एंड 2। इस स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग में टेंशन बताइए। और डिफॉल्ट केस का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग मासलेस। पहला काम क्या करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे। तो बनाते हैं,
सबसे पहले 2 kg की एफडी बनाओ, ये आपकी मर्जी है। तो 2 kg का जो वेट है वो होगा 2g, मास 2 kg है ना, तो वेट 2 mg, 2g नीचे को। इस रस्सी का टेंशन T2 ऊपर दिखा दिया, क्योंकि इस ब्लॉक की जब एफडी बनाओगे तो टेंशन अवे mg नीचे। अब इस ब्लॉक पे कोई और फोर्स है नहीं, इस रस्सी का टेंशन और वेट है, बाकी कोई फोर्स इस ब्लॉक पे नहीं है। और आप कह रहे हो कि नेट फोर्स 0 है, तो नेट फोर्स आप कह रहे हो कि ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे है। अरे ऐसे ही हैंग कर रहा है तो क्या आपको दिख रहा है, भाग रहा है क्या कोई? रस्सी से एक ब्लॉक को बांध दो, दूसरे को बांध के छोड़ दो, तो क्या वो एक उड़ के भाग गया क्या? तो मैंने इस ब्लॉक की एफडी बनाई, और चूँकि दोनों ब्लॉक आपको रेस्ट में दिख रहे हैं, तो रेस्ट का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, तो नेट फोर्स 0 दिखाना है। इस ब्लॉक पे दिखाएंगे नेट फोर्स 0, और मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम का हेल्प लेंगे, ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो ऊपर का फोर्स T2 है, तो क्या लिखेंगे T2 माइनस 2g का फोर्स नीचे कर है इक्वल टू 0। इससे T2 क्या आ गया 2g, और जी रख दो 10, इट इज 20 न्यूटन। तो स्ट्रिंग 2 का जो टेंशन है, 2 का टेंशन भाई ये जो ब्लॉक है T2, इसी रस्सी का तो टेंशन है, आ गया 20 न्यूटन, और यही आंसर है रस्सी 2 का टेंशन। तो आप कह रहे हैं कि ब्लॉक 3 kg की एफडी बनाओ। जब 3 kg की एफडी बनाओगे 3 kg की, तो इस रस्सी का टेंशन ऊपर दिखाओगे T1, भाई रस्सी अलग अलग है, T1 ब्लॉक बीच में आ गया ना, तो रस्सी अलग अलग हो गई, और इस रस्सी का टेंशन नीचे, दिस इज T2। भाई कैसे, डैश डैश लगाओ ना, डॉटेड लाइन ऐसे, तो टेंशन अवे, तो ऊपर का रस्सी का टेंशन इस ब्लॉक से ऊपर, और नीचे का रस्सी का टेंशन इस ब्लॉक से नीचे अवे। और इसका वेट क्या है 3g, तो 3g नीचे दिखाएंगे। अरे वेट थोड़ी गायब हो जाएगा, रस्सी 10 रस्सी तुम्हारे गले में बांध दूँ, क्या तुम्हारा वेट ही गायब हो गया? वेट तो रहेगा ही। तो इस रस्सी का टेंशन ऊपर दिखाया, इस रस्सी का टेंशन नीचे, इसका वेट नीचे। क्योंकि इस ब्लॉक पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है। क्या दिखाओगे, ऊपर को T1 माइनस ये T2 नीचे, माइनस 3g नीचे इक्वल टू 0, नेट फोर्स 0। यहाँ से T1 की वैल्यू आ जाएगी, उधर भेज दो, T2 प्लस 3g को 30 लिख सकते हैं, और T2 किस बराबर है 20, यहाँ पे 20 रखो, तो दिस इज 50 न्यूटन, एंड दिस इज आंसर्स। हमने आंसर निकाल लिया, इस रस्सी का टेंशन 50 न्यूटन, इस रस्सी का टेंशन 20 न्यूटन, और यही पूछा था। कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करोगे कि 2 ब्लॉक हो या 3 ब्लॉक हो, सबसे पहले उस ब्लॉक की एफडी बनाओगे, एक एक करके सारे ब्लॉक की एफडी बना दो, और सबको अलग अलग सॉल्व करके रख दो, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर दो, आ गया आंसर्स। गॉट। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पर्सन यहाँ पे है, उसके हाथ में एक रस्सी है, वो रस्सी इस पुली से होते हुए इस पुली के सेंटर तक जा रही है, और ये क्लैम्प, क्लैम्प का मतलब होता है कि कोई क्लैम्प क्या है, क्लैम्प यार कैसे खुट्टी समझते हो, तो दीवार में मार देते हो, दीवार में, वही क्लैम्प है जो यहाँ के दीवार में, इसको ना बॉक्स को आगे बढ़ा दो, इस क्लैम्प को मैंने इसी में फिक्स कर दिया क्लैम्प को। रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये ऐसा शो कर दिया तो ठीक है, नहीं शो किया, सिर्फ ऐसे ही शो किया, ऐसे ही, तो भी इसका मतलब वही है कि इसको कहीं ना कहीं फिक्स कर दिया गया। फिक्स का मतलब किसी दीवार में फिक्स कर दिया गया। फिर एक रस्सी इसके ऊपर से ऐसे आती है यहाँ तक, 4 kg ब्लॉक यहाँ पे हैंग कर रहा है। कह रहा है कि ये पर्सन इस रस्सी पे कितना फोर्स लगाया ताकि ये ब्लॉक स्टेशनरी रहे। फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय पर्सन सो दैट 4 kg ब्लॉक विल बी इन रेस्ट। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 4 kg ब्लॉक की एफडी बनाएंगे। एफडी बनाओ इसकी, तो क्या दिखाओगे, T ऊपर दिखा दो, इसका वेट 4g नीचे दिखा दो, डॉटेड से देखो समझ में आ जाएगा, T ऊपर 4g नीचे। चूँकि रेस्ट में है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो T माइनस 4g बराबर 0, तो T कितना आ गया 40 न्यूटन आ गया। अच्छा ये टेंशन T है, तो ये रस्सी सेम है ना, ये रस्सी सेम है, तो यहाँ भी टेंशन T होगा। तो इस पुली पे अगर T तुम इधर दिखाते हो और यहाँ पे T इधर दिखाते हो, तो यहाँ टेंशन क्या आएगा 2T। याद करो, ये T तो ये 2T होगा ना, क्योंकि नेट फोर्स 0 करना है। ऑप्शन ये बनाया नहीं था, A बनाया था, B बनाया था, तो ये वाला मैं ऐसे बनाया था कि इसी का आधा ऐसे लिखा था, तो अगर ये 2T हो तो ये TT, ये T ये T तो ये 2T,
अब ये रस्सी यहाँ से लेके यहाँ तक रस्सी एक ही है, इसका मतलब ये क्या होगा 2t। इसका मतलब इस पर्सन के हाथ में जो रस्सी है, रस्सी जो है इस पर्सन की एबीडी में अगर दिखाओगे तो पर्सन से दूर दिखाओगे। इसका मतलब रस्सी पर्सन को 2t से खींच रहा है, क्योंकि एबीडी तुम पर्सन को बनाया। डॉटेड, डॉटेड का मतलब जिस पे डॉटेड लगा हुआ है तुमने उसकी एबीडी बनाई है, तो इस पर्सन को ये रस्सी 2t से खींच रहा है, तो पर्सन उस रस्सी को 2t से खींचेगा। एक्शन डायरेक्शन पेयर। अगर अरे मैं तुम्हें खींच रहा हूँ अपने तरफ तो तुम मुझे खींचोगे अपने तरफ, वही चीज़ है कि ये रस्सी अगर इस पर्सन को 2t से खींच रहा है तो पर्सन भी इस रस्सी को इधर 2t से खींचेगा। तो पर्सन ने कितना फोर्स रस्सी पे लगाया होगा, पर्सन ने फोर्स 2t के बराबर लगाया होगा रस्सी पे, और t कितना है 40, तो पुट कर दो यहाँ पे, इट इज़ 80 न्यूटन एंड दिस इज आंसर। इसका मतलब अगर ये 80 न्यूटन फोर्स लगाएगा तो 80 न्यूटन यहाँ तक आएगा, फिर 40 इस क्लैंप पे जाएगा और 40 इस ब्लॉक पे जाएगा, और ब्लॉक का वेट है 40, बैलेंस कर देगा और वो रुक जाएगा। अगर इस पर्सन ने फोर्स 80 से ज़्यादा लगा दिया तो ब्लॉक ऊपर को भागेगा, ज़्यादा तेज खींच दिया तो ब्लॉक ऊपर, और अगर 80 से कम फोर्स लगा दिया मतलब हल्का सा कम कर रहा है तो ब्लॉक नीचे, तो फिर एक्सेलरेशन शुरू हो जाएगा, जो कि अभी पढ़ेंगे बाद में। ऐसे ही हम लोग थर्ड क्वेश्चन करेंगे। देखिए यह एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन एंगल 30 डिग्री है। उस पर एक ब्लॉक मैंने रखा है मास m का, उससे एक रस्सी होते हुए इस पुली पे जाती है, इस पुली से होते हुए इस पुली पे आती है, फिर इस क्लैंप पे लग जाती है, और ये रस्सी इस ब्लॉक तक जाती है। तो ये रस्सी एक है और ये रस्सी एक है, मतलब ये रस्सी और ये रस्सी अलग अलग है। पहला क्वेश्चन इसमें ये पूछ रहा है कि फाइंड मास m सो दैट बोथ ब्लॉक विल बी इन रेस्ट। ठीक है, और ये पुली सपोज करो P है। अच्छा एक चीज देखना, इस पुली पे डिफॉल्ट केस में पुली मासलेस है। अच्छा पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर अगला क्वेश्चन बताता है तुम्हें। सबसे पहले क्या करोगे तुम, इस ब्लॉक की एबीडी बनाओगे 10 kg ब्लॉक की, किसी से भी शुरू कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। इस ब्लॉक की एबीडी बनाओगे तो मैंने टेंशन सपोज करो T ऊपर को दिखाया, T1 दिखा दिया, इसका वेट 10g नीचे को दिखाओ, क्योंकि इस पे नेट फोर्स 0 है तो क्या लिखोगे T1 माइनस 10g बराबर 0, देन T1 कितना आएगा 10g, इट इज़ 100 न्यूटन। यहाँ टेंशन आ गया, मास से निकालना है ना, तो T1 यहाँ पे, तो ये भी T1 बनेगा और ये भी T1 बनेगा, तो T1 तो ये कितना आएगा 2T1, और ये 2T1 यहाँ तक, ये भी क्या आएगा 2T1। अब आपको इस ब्लॉक की एबीडी बनानी पड़ेगी। अच्छा इस ब्लॉक की एबीडी में आपको याद होगा, ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो इसका mg साइन थीटा, mg साइन थीटा, थीटा ये एंगल था मैंने यहाँ दिखाया था, सही है, और ऐसे एक और फोर्स दिखाया था, इट इज mg cos थीटा, mg cos 30 डिग्री, सही है। और चूंकि यहाँ पे कांटेक्ट है, यहाँ पे कांटेक्ट है, तो यहाँ से एक और आएगा नॉर्मल रिएक्शन। ये इस ब्लॉक की एबीडी कंप्लीट हुई। रिपीट कर रहा हूँ, इस ब्लॉक का वेट, अच्छा इस ब्लॉक का वेट mg है ना, तो mg नीचे करोगा, mg नीचे करोगा, उसी mg का दो कंपोनेंट है, एक ये और एक ये mg साइन थीटा, ये mg cos थीटा। रिपीट कर रहा हूँ, या तो सिर्फ mg दिखाते या तो इन दोनों को दिखाओगे, mg भी और mg साइन थीटा mg cos थीटा दोनों नहीं दिखाओगे, क्योंकि mg के तो कंपोनेंट्स हैं, तो कंपोनेंट बेसिकली mg को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसका डायरेक्शन नीचे पर है, और एक वेक्टर ऐसे एक वेक्टर ऐसे ऐसे, तो रिजल्टेंट नीचे। तो अगर तुमने mg साइन थीटा दिखा दिया और mg cos थीटा दिखा दिया तो आपको mg दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इस ब्लॉक के बीडी में इस रस्सी जो है टेंशन T दिखाया, ये फोर्स दिखा दिया, ये फोर्स दिखा दिया, और यहाँ पे तो कांटेक्ट है ना, और कांटेक्ट से नॉर्मल रिएक्शन आता है, ये मैं बता चुका हूँ, मैंने शो कर दिया। अच्छा दोनों ब्लॉक रेस्ट में रहे, मतलब इस ब्लॉक पे भी नेट फोर्स 0 होगा, तो कहा था ना हर डायरेक्शन में 0 होगा, हर डायरेक्शन में 0 होगा, तो अगर हर डायरेक्शन में 0 होगा तो इंक्लाइन के पैरेलल भी 0 होगा और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर भी 0 होगा। तो पैरेलल 0 करते हैं, पैरेलल पहले ऊपर प्लस मानोगे तो नीचे माइनस, इधर प्लस तो इधर माइनस, ये आपकी मर्जी। मैंने इधर प्लस मान लिया, लेट्स इधर प्लस है, तो क्या लिखोगे इस ब्लॉक के बीडी पे 2T1 माइनस ये वाला फोर्स mg साइन थीटा, mg साइन 30 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल टू 0।
2T1 माइनस mg साइन थीटा इक्वल टू 0। और अगर ये वाला फोर्स लिखोगे ऊपर करो प्लस, तो n माइनस ये वाला फोर्स mg cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 0, क्योंकि इधर भी तो नेट फोर्स 0 है। तो यहाँ से n को क्या प्रूफ करोगे, n की वैल्यू आएगी mg और cos 30 क्या होता है √3/2। और यहाँ से देखो, यहाँ से क्या आएगा 2T1 इज इक्वल टू mg और साइन 30 होता है हाफ, तो mg 1/2 आएगा। अच्छा T1 की वैल्यू क्या है 100, यहाँ पर 100 प्लेस करते हो, मैंने कहा 2 × 100 इज इक्वल टू m और g क्या होता है 10/2। तो ये 2 यहाँ भेज दो तो 4 बन गया, और ये 0 इस 0 को कट कर देगा तो 40। इसका मतलब इससे प्रूफ हो गया कि जो मास आ रहा है वो कितना होना चाहिए 40 kg होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि 10 kg ब्लॉक को रेस्ट में रखने के लिए इस ब्लॉक का मास कितना होना चाहिए 40 kg। एंड दिस इज आंसर्स। कोई पूछे कि इस सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन n कितना है, तो जो m आया ना 40 उठा के यहाँ पर रख दो, ये कितना आ गया 40 × g का मतलब 10 √3/2 एंड दिस इज 200 √3 न्यूटन आ गया। हालांकि मुझसे पूछा गया था n का वैल्यू, तो आंसर इज 40 kg। अच्छा इस ब्लॉक का मास 40 kg है तो ये ब्लॉक रुका रहेगा। अगर इसका मास 40 से ज़्यादा हो गया तो नीचे भागेगा, ये ब्लॉक ऊपर भागेगा। और इसका मास अगर 40 से कम हो गया तो फिर ये नीचे भागेगा, ये ऊपर भागेगा। ध्यान देना। ये मतलब सर ये 10 kg तो 40 से, हाँ बिकॉज ऑफ स्ट्रिंग्स ओरिएंटेशन। स्ट्रिंग में ऐसे लगे हुए हैं कि जो फोर्सेस को इसका 40 का फोर्स ज़्यादा होने के बाद भी उसको अलग अलग बांट दे रहे हैं, जिससे इसके ऊपर फोर्स कम जा रहा है और ये इक्विलिब्रियम पे आ रहा है। ठीक है, तो कुछ घबराना नहीं है, सब सही है। कुल मिला के मैं क्या बताना चाहता हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप क्या करेंगे, एक ब्लॉक की ABD अलग बनाएंगे, दूसरे ब्लॉक की ABD अलग बनाएंगे। ठीक है, इस पे F = 0, इस पे F = 0 लिखिए, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। गॉट इट। अच्छा ये तो क्वेश्चन था, मैंने पता किया। अच्छा इसमें इस T1 को आप अलग से लिख लो यहाँ पे 100। इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, जो कि JEE मेंस वगैरह में पूछ देता है, या एडवांस में भी पूछ सकता है इस तरीके से। ये जो पुली P है ना, P इस पर पूछता है, देखा ना ये एंगल 30 डिग्री है। सेकेंड क्वेश्चन इससे पूछेगा, इफ पुली P is massless then find massless की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, देन फाइंड। इसके अंदर दो पार्ट है। पहला पार्ट फोर्स अप्लाइड बाई स्ट्रिंग ऑन पुली, B parts, force applied by clamp on pulley P। ये दो क्वेश्चन है। अच्छा इसमें ये रस्सी है और ये क्लैंप है, तो ये क्लैंप भी तो इस पुली पर फोर्स लगा रहा होगा। अगर ये क्लैंप नहीं होता तो ये रस्सी ऐसे खींच के पुली को गिरा देता। जैसे मैं ही पुली हूँ, सपोज करो ये पुली है, तो एक रस्सी तुम इधर से लेके ऐसे ऐसे लेकर आए और ये रस्सी ऐसे आ रहा है, ऐसे। अगर कोई इस रस्सी को ऐसे खींचेगा तो मैं इधर चला जाऊँगा, तो बीच में तुमने क्लैंप लगा दिया ऐसे, तो कोई रस्सी ऐसे खींचेगा ऐसे, तो ये क्लैंप पीछे कर ऐसे, ताकि रुका रहा हूँ मैं। वही है कि ये जो क्लैंप है, ये जो क्लैंप ऐसे लगा हुआ है, ये जो रस्सी है इस पुली को ऐसे खींचेगी, ऐसे। ये रस्सी इस पुली को ऐसे खींचेगी, तो ये क्लैंप कहेगा ना मैं नहीं जाने दूंगा, तभी तो रुका रहेगा, मैं तो भाग नहीं जाता, पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाता। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? तो चलिए सॉल्व करते हैं। अगर पुली P मासलेस है तो इस रस्सी ने इस पुली पे कितना फोर्स लगाया है, तो चलिए बताता हूँ। इसके लिए मैं इसे हटाता हूँ। तो इस पुली की ABD बनाएंगे। इस पुली की ABD में सिर्फ टेंशन को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमें रस्सी का टेंशन, रस्सी का फोर्स निकालना है, सिर्फ रस्सी का निकालना है ना, तो रस्सी का फोर्स दिखाओ, बाकी क्यों दिखाओ। कोई पूछ रहा है रस्सी का फोर्स बताओ, तो रस्सी का दिखाओ। ठीक है, तो रस्सी का टेंशन T, ये 2T1 है ना, तो यहाँ तक 2T1 रहेगा, ये 2T1
और ये भी 2t1 है, तो नीचे को 2t1 ऐसे। एक्चुअल में हमें t1 की वैल्यू पता है, तो t1 यहाँ पर रख दो, तो कितना हो गया 200, ये भी क्या आ गया 200। इसका मतलब इस रस्सी ने इस पुली के ऊपर इस दो फोर्स का रिजल्टेंट लगाया होगा, रिजल्टेंट। तो अगर ये मान लो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो कोई पूछे वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट क्या होगा, क्या बताते हो? √a² + b² + 2ab cos थीटा। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और तुम्हें इस फोर्स और इस फोर्स को ऐड करना है, तो फिर क्या लगाओगे? वही √a² + b² + 2ab cos थीटा। अच्छा, ये वाला एंगल कितना आएगा बता सकते हो? ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ, देखो कैसे आएगा। देखो ये एंगल कितना आएगा, ये 30 डिग्री है, इसे हटा दो, ये 30 डिग्री है, ये पूरा 90, ये कितना आएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री, तो ये जो एंगल है ना, ये भी 60 डिग्री है, क्योंकि इसको आगे बढ़ाने के बाद, इसको जब आगे बढ़ाओगे ऐसे, आगे बढ़ाओगे ऐसे, तो कल्पना करके देखो, ये एंगल 60 है तो ये भी 60 आएगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, और ये लाइन पैरेलल है, तो जितना ये एंगल उतना ही एंगल। मतलब ऐसे अगर मैं ऐसे बढ़ा दूँ ऐसे, तो अगर ये एंगल सपोज करो 60 है, तो पूछिए ये एंगल, ये भी 60 होगा। क्यों? ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, ये 60। वही चीज़ यहाँ पे कि ये लाइन तो ये है और ये लाइन तो ये है, तो ये एंगल क्या आएगा 60 डिग्री। अब एक फोर्स ये बन गया, एक फोर्स बन गया, और दोनों के बीच का एंगल क्या है 60 डिग्री। तो कोई पूछे टेंशन फोर्स कितना होगा, तो तुम क्या दिखाओगे? नेट फोर्स ऑफ स्ट्रिंग इज √a² + b² + 2ab cos 60 डिग्री। सिंप्लीफाई कर दो, तो इससे 1/2 कैंसिल आउट होगा, ये 20 का स्क्वायर बनेगा, नहीं तो 20 का स्क्वायर नहीं 200 का स्क्वायर, 200 स्क्वायर + 200 स्क्वायर, तो 200 बाहर हो जाएगा। अब ब्रैकेट में क्या आएगा √3। दिस इज आंसर्स। आप पार्ट ए, इस पार्ट का आंसर होगा। मतलब इस रस्सी ने इस पुली पे इतना फोर्स लगाई है। गॉट इट? अब देखो अगला, क्लैंप ने कितना फोर्स लगाया? इस क्लैंप ने कितना फोर्स लगाया? कि पुली तो मासलेस है, अगर पुली में मास नहीं है तो जितना फोर्स से रस्सी खींचेगी, क्लैंप भी तो उतना ही लगाएगा उल्टे डायरेक्शन में, ताकि वो ना भागे। इसका मतलब जो बी पार्ट है ना, ये बी पार्ट, इसका भी आंसर क्या होगा? इसका रिजल्टेंट मान लो बीच में आता है ऐसे, तो ये जो क्लैंप होगा, मतलब रस्सी इस पुली को इधर खींच रही है, तो क्लैंप उल्टा खींचेगा, उल्टा ऐसे, क्लैंप ऐसे फोर्स लगाएगा, एकदम इसी के अपोजिट। ये क्लैंप का फोर्स होगा FC। अब कोई पूछे क्लैंप का फोर्स कितना होगा, तो एग्जैक्टली इसी के बराबर होगा, तभी तो ये नहीं भाग रहा है, रेस्ट में है। तो ये भी क्या आएगा 200 √3 न्यूटन। ओके। अच्छा, कभी कोई क्वेश्चन में क्या करता है ना, इसका थर्ड पार्ट ऐसे क्या आएगा कि अगर इस पुली के पास मास है, नॉट मासेस, मास ऑफ स्मॉल एम, तो बताइए रस्सी का फोर्स और क्लैंप का फोर्स। तो रस्सी का फोर्स तो यही है, वो तो इतना ही आएगा। लेकिन अब ये जो क्लैंप है, वो इसको तो बैलेंस कर ही रहा है। इसका जो वेट है mg, इसका वेट जो mg है, उसको भी तो एक क्लैंप रोक के रखा है, नहीं रोक के रखा है। इसका अगर मैं हटा दूँ यहाँ से, सुनना, ये पुली है, ये स्ट्रिंग 200 न्यूटन का, ये 200 न्यूटन का, तो इसका रिजल्टेंट तो रस्सी लगा रही है, वो तो उतना ही आएगा। लेकिन इसका जो वेट mg है, ये यहाँ का जो क्लैंप है, ये जो क्लैंप बीच में लगा था, जो FC लगाया है, वो क्लैंप तो इस रस्सी को भी रोक के रखा है, फोर्स को, और mg को भी तो रोक के रखा है। मान लो तुम हवा में ऐसे हो और तुम्हारे ऊपर भी रस्सी बांध दिया गया, और एक आदमी डंडे से पेट में ऐसे रख के तुमको रोका हुआ है, तो किसको रोका हुआ है? रस्सी के भी फोर्स को और तुम्हारे वेट को भी रोका हुआ है, दोनों को रोका हुआ है ना अपने। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो क्लैंप का फोर्स है ना, क्लैंप का फोर्स, वो इसका और इसका रिजल्टेंट होगा। और ये एंगल तभी भी देखो, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो फोर्स क्या आएगा 200 + mg, और ये वाला एंगल कितना आएगा 60 डिग्री, वो तो यही है। तो इसका और इसका रिजल्टेंट इस क्लैंप को लगाना पड़ेगा उल्टे डायरेक्शन में। तो क्लैंप का फोर्स क्या है √200 का स्क्वायर + 200 + mg का होल स्क्वायर + 2a
b cos 62 एंड दिस इज योर आंसर्स। जब पुली में मास होता तो, और पुली में अगर मास नहीं होता तो m को 0 कर देते तो फिर यही आंसर आ जाता। गॉट इट। कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे अभी जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा।